हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस। इसमें जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हम लोग का चर्चा अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन चल रहा है। इसमें हम लोग आज के लेक्चर में वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वह भी उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए? फॉर कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण के लिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में अवतल दर्पण के लिए वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है, इसके बारे में मैंने बता दिया। तो वहां पर आपको मिला था स्मॉल एफ इज इक्वल टू r/2, ये हम लोग ड्राइव कर लिए थे। और उत्तल दर्पण में भी यही रिजल्ट मिलेगा, केवल थोड़ा सा यहाँ पर जो है हमारा दर्पण चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ एंगल चेंज हो जाएंगे। सेम प्रक्रिया जो है वही रहेगी। तो यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले आप देख लेंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आज के लेक्चर में हम लोग उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं। देखिए, यह हमारा ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव। सिरा इसका अमोनियम-2 कर दिया गया और अनंत से प्रकाश किरण कोई मान लीजिए आ रही है, रे ऑफ लाइट। यह हमारी इंसिडेंट रे है जो दर्पण पर गिर रही है। तो आप जानते हैं इसे हम क्या बोलते हैं। यह हमारा अपसारी दर्पण होता है, तो प्रकाश किरणों को यह फैला देता है इस प्रकार। यहाँ से एक लंब डाल देंगे इस पर, इसको पीछे बढ़ाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यह हमारा यह वक्रता केंद्र हो गया, इसे सी शो कर दिए। और यह हमारा फोकस हो गया, इसे हम लोग एफ से शो करते हैं। यह हमारी इंसिडेंट रे है, इसका नामकरण कर देते हैं। तो यह ए पॉइंट कर दे रहे हैं इसे, और इसे जो है बी पॉइंट कर दे रहे हैं। यह नॉर्मल है, इसे एन से शो कर दीजिए। देखिए, आपतित किरण और अविलंब, इनके बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको बताया गया है। और यह हमारा रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण है, और यह अविलंब है। तो इनके मध्य जो एंगल बनता है आपको बताया गया है, आर होता है, परावर्तन कोण होता है। आगे देखते हैं, यह जो एंगल हमारा बन रहा है, यह एंगल आप देख रहे हैं, यह किरण इस प्रकार जा रही है सीधा, और यह इस प्रकार। यानी यहाँ पर जो कंडीशन हो रही है, ऐसे दो किरणें जो है एक दूसरे को इस प्रकार काट रही हैं। तो इनके वर्टेक्स पर जो एंगल बनता है यहाँ पर, यह कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण, जो कि आपस में बराबर होते हैं। तो यह कोण जितना बनेगा उतना ही कोण यह भी बनेगा। तो यह जो हमारा आर है, तो यह भी क्या होगा? हमारा आर होगा। बात क्लियर है? देखिए, यहाँ पर आप क्या कहा गया, यहाँ पर हमने एक उत्तल दर्पण लिया। यहाँ पर माना एक उत्तल दर्पण अमोनियम-2 है, जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C एवं फोकस F है। इनफाइनाइट से जो प्रकाश किरण आ रही है अनंत से, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, आपको बताया गया है कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह क्या होती है? फैलती है, दूर हटती है। ये इस प्रकार चली गई तो यह आपको पता चलता है फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन पश्चात क्या होती है? फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यह आपको किरण आरेख खींचने के नियम में जानकारी दी गई है। और यहाँ से एक लाइन ड्रा कर ये लंब डाल दिया गया, जो कि यहाँ पर किसका काम कर रहा है? नॉर्मल का, जिसको मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया, प्रोड्यूस कर दिया है। यह वक्रता केंद्र से आपको दर्शाया गया है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो अविलंब है और आपतित किरण इसके बीच जो एंगल बनता है, जानकारी आपको दी गई है, आई होता है, आपतन कोण होता है। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच आर होता है। यह नॉर्मल हमारा हो गया एन बी सी, और यहाँ पर जो एंगल बना आर, यहाँ तक आपको स्पष्ट है। तो फिगर से जो आपको दिखाई दे रहा है, आप बिल्कुल केवल देखिए, किसी भी फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए केवल आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि क्या अप्लाई हो रहा है, और फिगर मुख्य होता है। फिगर आप समझ गए, पूरा डेरिवेशन आप कर लिए, केवल लिखना रहता है। आप फिगर समझ लिए तो केवल आपको लिखना है। पिछले वीडियो में आपने देखा अवतल दर्पण के लिए केवल फिगर मुख्य था, फिगर आपने समझ लिया तो आसानी से प्रूव कर लिया। तो बिल्कुल उसी प्रकार यहाँ पर प्रक्रिया है। तो यहाँ देखते हैं हम फिगर से, चित्र से हमें क्या दिखाई दे रहा है। जो एंगल ए बी, इसे भी कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी तक हो गया, इसे डी दे देते हैं। एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी किसकी इक्वल है? तो आप देख रहे हैं एंगल एन बी डी के, एन बी डी के क्यों इक्वल है? तो आप जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो यहां आप लिख देंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यह हो गया। आगे देखते हैं, यह जो रेखा हमारी ए बी है, ये जो किरण ए बी है रेखा लाइन, यह पी सी की क्या है? समांतर है। और इसे आप देख रहे हैं यह रेखा, तिर्यक रेखा जो हमारी है काट रही है, यानी ए बी किसके समांतर है? पी सी, यह समांतर का हमारा सिंबल हो गया। तो आपको बताया गया है कि जब दो समांतर रेखाओं को, जब दो समांतर रेखाओं की एक तिर्यक रेखा इस प्रकार काटे या और भी इसमें रेखाएं खींच दी जाए, तो यह जो यहाँ पर एंगल बनता है, करस्पॉन्डिंग जो संगत कोण यहाँ पर बनता है, यह क्या होते हैं? यह बराबर होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह जो हमारा है, यह पॉइंट बी है, ए बी, और यह क्या है? सी है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह एंगल जो हमारा होगा, इस एंगल क्या होगा? बराबर होगा। यह संगत कोण है। कौन सा कोण है? संगत कोण। तो यह कोण जो हमारा बन रहा है यहाँ पर, और यह कोण जो हमारा यहाँ पर बन रहा है, यह आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? तो आप ध्यान में रखेंगे इसे, यह संगत कोण है। कौन सा कोण है? संगत कोण है। तो आगे नोट कर लीजिए, यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल ए बी एन, एंगल, ये देखिए हमारा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ए बी एन लिखना था यहाँ पर। ए बी एन किसकी इक्वल है? एन बी डी के, यानी आई आर की इक्वल है। यहाँ यह दिखाना है परावर्तन नियम से। तो ए बी एन हमारा यहाँ बना है, क्या बना है? ए बी एन। उसी प्रकार हमें पुनः ए बी एन मिल रहा है, ए बी एन, ए बी एन किसकी इक्वल है? देखिए आप यहाँ से आप देख रहे हैं कि एफ सी बी की इक्वल है। किसकी इक्वल है? एफ सी बी के। क्यों इक्वल है? तो आप यहाँ लिखेंगे संगत कोण है। कौन सा कोण है? संगत कोण। ये हो गई बात। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड बना देते हैं। और आप देख रहे हैं समीकरण 1 और 2 में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप ध्यान से देखते रहिए। केवल आपका आ गया, फिगर आपको समझ में आ गया तो पूरी बात केवल आपको ध्यान से समझ के लिखते चले जाना है। यहाँ पर केवल लिखना है, पॉइंट आपको, मेन कॉन्सेप्ट आपको यहीं पर ध्यान देना। केवल फिगर में कौन सा कोण बन रहा है, कौन किसकी इक्वल है, इन्हीं सब बिंदुओं पर केवल आपको ध्यान देना है। तो यहाँ आप देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल बात है। यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी हमारा इक्वल जाएगा। इसको कंपेरिजन करा देंगे, कंपेयर कराएंगे तो हमें मिलेगा एंगल एन बी डी, एंगल एन बी डी इज इक्वल टू एंगल एफ सी बी। यह इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 3rd। आगे देखिए, यहाँ इक्वेशन नंबर हमारा 3rd हो गया। आप देख रहे हैं एन बी डी किसकी इक्वल है? एफ सी बी की। यह पॉइंट हो गई। तो एन बी डी
इक्वल है एफ सी बी के। और आप देख रहे हैं एफ सी बी ही किसके इक्वल है, ए बी एन के, ए बी एन के। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि एन बी डी किसके इक्वल है, एफ सी बी के। स्पष्ट हो गई बात। आगे देखिए, यहाँ से आप दिखा सकते हैं यह जो एंगल हमारा है, यह आर जो एंगल हमारा है, एफ या सी बी एफ, जब यह एंगल, ये जो हमारा एंगल एन बी डी है, एन बी डी किसकी इक्वल है, एफ सी बी के। और आपको मालूम है कि एन बी डी ही किसकी इक्वल है, एफ बी सी के, या सी बी एफ कर सकते हैं। लिख लीजिए, एंगल वहां से नोट करेंगे तो आपको मिलेगा एन बी डी इक्वल किसके, सी बी एफ के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। क्यों इक्वल, तो आपको मालूम है यह शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जो हमारा यह एंगल है एन बी डी, ये आर है, तो यह भी हमारा किसकी इक्वल है, सी बी एफ के, सी बी एफ के, यानी आर, यहाँ भी आर दर्शा दिया गया। क्यों इक्वल, क्योंकि यह जो तिर्यक रेखाएं से काट रही दूसरे को, तो यह शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, इसलिए इक्वल है। तो आपने नोट कर लिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं समीकरण 3 और 4 से एन बी डी इक्वल है एफ सी बी के, एन बी डी किसकी इक्वल है, सी बी एफ के। तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से क्या दिखाई दे रहा है आपको, एंगल एफ सी बी इक्वल है एंगल सी बी एफ के। इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 5। एंगल एफ सी बी, यह एंगल किसकी इक्वल है, एंगल सी बी एफ के, सी बी एफ के, यानी यह एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाई दे, एक ही त्रिभुज में आपको दिखाई दे रहा है। तो आपने यहाँ से एक निष्कर्ष और निकाल लिया कि जब किसी त्रिभुज में, त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनके सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यह त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, यह वाला त्रिभुज बी सी, ये बी पॉइंट है और यह सी पॉइंट है और यह पॉइंट है। यह एंगल इस एंगल की इक्वल हो गया, इसके सामने भुजा यह एफ सी, इसके सामने भुजा यह एफ बी, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, तो आपको बताया गया है कि त्रिभुज के समान कोणों के, त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजाएं जो होती हैं वह आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे त्रिभुज बी सी एफ में, बी सी एफ में एफ सी किसकी इक्वल है, एफ सी हमारा जो है एफ बी की इक्वल है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 6। आगे देखिए, यदि यह तो हमारा यह हो गया, यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, इसका जो एपर्चर है वह क्या हो, छोटा हो, यानी इसकी जो ओपनिंग है वह छोटी हो, इस प्रकार ये छोटे द्वारक का दर्पण हो, तब जो ये प्रकाश किरण समांतर इसके निकट से जाएगी, बहुत नज़दीक से, तो ये इस प्रकार होगा। तो यह जो हमारा फोकस बनेगा, यह एफ जो बन रहा है और यह पी हमारा है। तो एफ से पी और एफ से जो है हमारी पॉइंट बी है, इसकी डिस्टेंस लगभग बराबर होगी, यानी बराबर दिखाई देगी आपको। तो ये दर्पण का द्वारक जब छोटा होगा तो बी जो है पी के निकट हो जाएगा, बिंदु पी की, ध्रुव पी की क्या होगा, निकट होगा। तो आप लिख सकते हैं दर्पण का द्वारक छोटा हो, ये दर्पण द्वारक क्या हो, छोटा हो, तब बिंदु बी ध्रुव पी के निकट होगा, ध्रुव पी क्या होगा, निकट होगा। तो देखिए आप क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो आप लिख सकते हैं आसानी से, जो पी से एफ तक की दूरी है, एफ पी, यानी आपको मिल गया एफ बी किसकी इक्वल हो गया, एफ पी के,
यानी एफ से बी तक की दूरी देखी जाए या एफ से पी तक की दूरी, दोनों क्या आपस में बराबर हो गई। कब? जब इसकी ओपनिंग, जब इसका एपर्चर यानी कि द्वारक वह छोटा। तो इस दशा में यह मिल गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 हो गया था। इसे आप जो है 7 बना लीजिए। तो समीकरण 6 और 7 से आपको क्या दिखाई दे रहा है? इक्वेशन यानी समीकरण 6 एवं 7 से आपको दिखाई दे रहा है एफ बी किसकी इक्वल है? एफ पी के। और एफ बी किसकी इक्वल है? एफ सी के। तो यानी आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा इस साइड, एक साइड इक्वल है एफ बी इक्वल है एफ बी के। एफ बी किसकी इक्वल है? एफ सी के, यानी सी एफ के। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एफ पी इज इक्वल टू क्या? एफ सी। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 8। आगे देखिए एफ पी किसकी इक्वल हो गया? एफ सी के, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो गए। और इसको थोड़ा से चेक कर लेते हैं। जो हमारी डिस्टेंस है एफ से पी से एफ तक की दूरी हमारी क्या होती है? फोकस दूरी होती है, ये आपको बताया गया। और पी से ही सी तक की दूरी हमारी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या होती है, जिसे हम आर से शो करते हैं। क्लियर है बात? तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः टोटल जो हमारा है पीसी है, पीसी जी इक्वल क्या लिख सकते हो? पी एफ यानी एफ पी प्लस एफ सी। और पी सी जी इक्वल क्या लिख सकते हैं? एफ पी प्लस एफ सी दिया है। एफ सी की डिस्टेंस आपको नहीं मालूम है, बट पी एफ की डिस्टेंस, एफ पी की डिस्टेंस आपको मालूम है। तो आप यह लिख लीजिए। तो एफ सी का स्थान क्या लिख दीजिए? एफ पी लिख दीजिए। तो एफ पी प्लस एफ पी। तो पी सी जी इक्वल क्या मिल गया आपको? तो पी सी जी इक्वल आपको मिल गया एफ पी प्लस एफ पी, यानी 2 एफ पी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से पी सी की वैल्यू क्या है? आर है। पी सी की वैल्यू आर है। और इसकी वैल्यू एफ पी की वैल्यू क्या है? एफ है, 2 एफ। यानी आपको मिल गया यहाँ से 2 एफ इज इक्वल टू आर, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। या आप कह सकते हैं फोकस दूरी जो है यहाँ से मल्टीप्लाई फॉर्म में 2, उधर जाएगा तो डिवाइड फॉर्म हो जाएगा, तो r/2। यानी वक्रता त्रिज्या का आधा कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? फोकस दूरी मिल जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो देखिए यहाँ पर केवल आपको क्या करना था? सब नोट करना था, केवल कॉन्सेप्ट को आपको समझना था। जो भी यहाँ पे लॉजिक लगे, यहाँ दर्पण का द्वारा छोटा कर दिया गया। तो एफ बी जी इक्वल हो गया किसके? एफ पी के। इसके बाद हमने कंपेयर करा लिया इक्वेशन को, तो एफ पी इक्वल हो गया एफ सी के। यहाँ से आपने लिख लिया पी सी जी इक्वल टू एफ पी प्लस एफ सी। एफ सी की डिस्टेंस नहीं मालूम थी, इसलिए आपने एफ पी लिख लिया। तो एफ पी प्लस एफ पी 2 एफ पी हो गया। और एक बात ध्यान दीजिए, और ये रिजल्ट आपको मिल गया पी सी जी इक्वल टू एफ पी, यानी पी सी वैल्यू आर है और एफ पी की वैल्यू एफ है, स्मॉल एफ। तो एफ इज इक्वल मिल गया हमें क्या? r/2। यहाँ पॉजिटिव सिंबल साथ लिया, क्योंकि आपको बताया गया है दर्पण की दाहिनी तरफ की दूरियां, ध्रुव से दाएं साइड की दूरियां जो है राइट साइड की आपको पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, और लेफ्ट साइड की आपको नेगेटिव साइन के साथ लेना है। अपवर्ड में यदि रहे, यदि हाइट उसकी प्रतिबिंब जो बनता है हमारा उस प्रकार की बात चलती है, तो अपवर्ड में आपको बताया गया पॉजिटिव, डाउनवर्ड में नेगेटिव, यानी ऊपर की तरफ धनात्मक, नीचे की तरफ ऋणात्मक। तो ये सब बातें आपको बताई गई हैं। तो उम्मीद है ये पॉइंट पूरा आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और एक बात आप ध्यान देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवतल दर्पण के लिए फार्मूला प्रूव किया गया, उसको आप देख लेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार वह भी हमारा है, तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो फर्स्ट हाफ वाली से पहले आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर लिए होंगे। अब थोड़ा सा हम इसको जो है एक बार पुनः संक्षेप में फोकस कर देता हूँ, इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपने फिगर समझ लिया। इसमें आपको फिगर्स कहा जा रहा है कि एंगल ABN इक्वल किसके है? एंगल NBD के। क्यों? परावर्तन के नियम से। जो I है वो R की इक्वल होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम से। ये आप नोट कर लिए। इसके बाद आपने दर्शा दिया कि AB जो है समांतर है किसके? PC के। तो आप देख ही रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर किरण चल रही है AB, ये PC हमारा, तो इसके समांतर है। तो यह जो रेखा काट रही है इसे, तो यह आपको बताया गया कि एंगल ABN किसकी इक्वल है? एंगल FCB के। तो यह जो हमारा था, यह आपको बता दिया गया कि यह संगत कोण है। यह पॉइंट B है और यह पॉइंट क्या है? C है।
तो यह जो हमारा है संगत कोण, ये आपस में बराबर दर्शा दिया गया संगत कोण के कारण। आगे जो है इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बना लिया, इसको सेकंड बना लिया। तो समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिल गया, एन बी डी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल था तो राइट हैंड साइड को भी आपने इक्वल कर लिया। एन बी डी किसकी इक्वल हो गया, एफ सी बी के, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आगे देखिए एन बी डी ही किसकी इक्वल है, सी बी एफ की। क्यों इक्वल है, क्योंकि आप देख रहे हैं एन बी डी, ये जो हमारा एंगल है एन बी डी, यह जो एंगल बन रहा है और यह एंगल एन बी डी किसकी इक्वल, सी बी एफ की, सी बी एफ की। तो ये आपस में इक्वल है, क्यों, क्योंकि आपको बताया गया शीर्षा भिमुख कोण है। तो बल्कि यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख लेंगे तो और बेटर रहेगा, आपको समझने में और आसानी रहेगी। तो यहाँ हम लिख देंगे शीर्षा भिमुख कोण। तो आप जानते हैं शीर्षा भिमुख कोण आपको 9th में मैथमेटिक्स में बताया गया है कि आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिख देंगे एन बी डी इक्वल किसके, एफ सी बी की, यहाँ से रिजल्ट मिला। और परंतु आप जान रहे हैं, परंतु एन बी डी किसकी इक्वल है, सी बी एफ की। क्यों, तो शीर्षा भिमुख कोण है। तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो बेटर रहेगा, आपके लिए समझने में आसानी रहेगी। बगल में जो है जो पॉइंट बताया जाए उसको नोट कर लिया करिए। समीकरण 3 व 4 से आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ भी इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड को भी आपने इक्वल कर लिया। आगे जो है जब यह एंगल इक्वल हो गया, एंगल एफ सी बी इक्वल हो गया इसके एंगल सी बी एफ के, एंगल एफ सी बी इक्वल हो गया इसके एंगल सी बी एफ के। तो जब यह एंगल इस एंगल इक्वल हो गया, यानी यह कोण सी व बी के इक्वल हो गया, तो आप जानते हैं किसी त्रिभुज में आपको बताया गया कि यदि त्रिभुज के समान कोण, ये त्रिभुज के समान कोण जो सामने भुजा होती है, यहाँ पर आपने लिख लिया एफ सी किसकी इक्वल हो गया, एफ बी के। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजाएं भी क्या होती है, भुजाएं भी समान होती है। ये मैंने आपको बताया पहले भी, अब नोट कर दे रहा हूं कि एफ सी किसकी इक्वल है, एफ बी के। ये हमारा हो गया त्रिभुज के समान कोणों की सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मैंने यह त्रिभुज यहाँ बाहर कर लिया है, तो ये एंगल सी है तो इसके सामने भुजा यह है, यह एंगल बी है तो इसके सामने भुजा यह, तो यह इक्वल होंगी आपस में। यह दिखा दिया कि एफ सी किसकी इक्वल है, एफ सी एफ बी की इक्वल है। आगे कहा गया कि दर्पण का द्वारक जो है परिचर जो उसका ओपनिंग हो वह छोटा हो, तो बिंदु बी जो हमारा है वह ध्रुव पी के निकट हो जा रहा है, तो आप यहाँ से लिख लिए एफ बी किसकी इक्वल हो जाएगा, इस दशा में एफ बी की इक्वल हो जाएगा। तो समीकरण नंबर हमारा ये हो गया 6, ये हो गया 7, 6 और 7 से आपने देखा कि एफ पी किसकी इक्वल है, एफ सी की। एफ पी हमारा जो है वह एफ सी की इक्वल हो गया। अतः पी सी इज इक्वल टू एफ पी प्लस एफ सी, एफ पी प्लस एफ सी। तो यहाँ से आपने लिख लिया, एफ सी की वैल्यू आपको नहीं मालूम है, एफ पी की वैल्यू मालूम है, तो इसलिए आपने पी सी इज इक्वल टू एफ पी प्लस एफ पी लिख लिया। तो 2 एफ पी रिजल्टेंट आपको यह मिल गया, तो ये आपको रिजल्ट मिल गया। अच्छा थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो आप देख रहे हैं कि आपने जो पिछली वीडियो में एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 प्रूव किया, और उत्तल दर्पण के लिए, यहाँ उत्तल दर्पण के लिए दोनों में रिजल्ट हमें सेम मिल रहा है। तो न्यूमेरिकल जिस पर बनता है आपसे पूछ देगा, फोकस दूरी दे देगा, आपको क्या प्राप्त करना रहेगा, वक्रता त्रिज्या, या वक्रता त्रिज्या दे दे तो फोकस दूरी आपको प्राप्त करना पड़ेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, एक अवतल दर्पण हमारा है, एक हमारा अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण, क्वेश्चन आपका दिया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, कुछ भी दे देगा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी याद कीजिए। वक्रता त्रिज्या देगा जब तो फोकस दूरी पूछेगा, तो बिल्कुल सिंपल है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यह पॉइंट है। तो आप ध्यान देंगे केवल यहाँ पर देखना है कि हमारा दर्पण कौन सा, उसके कारण ही आपको साइन यानी चिन्ह पर विशेष ध्यान देना है। बाकी कैलकुलेशन तो इसका बिल्कुल इजी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दिया है, यानी आर की वैल्यू दे दी गई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर, क्योंकि दर्पण हमारा कौन सा होता है इसलिए -12 लिख देंगे। फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो फार्मूला आपको भी प्रूव किया गया, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, तो क्या मिल जाएगा आपको, आर की वैल्यू 12 -12 बाई 2 यानी -6 सेंटीमीटर आपको मिल गया क्या, फोकस दूरी।
यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी जो मिलेगी हमें वो -6 सेंटीमीटर मिलेगी। ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। आप इस प्रकार क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, बुक में जो आपको दिया है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे इसके अकॉर्डिंग। मान लीजिए एक उत्तल दर्पण दे दिया, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 मीटर दे दिया। ठीक, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 मीटर है, फोकस दूरी दे दिया है तो क्या पूछेगा, आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन को भी आप समझ रहे हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 मीटर दे दिया है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। दो ही पॉइंट इसमें है, या तो आर पूछे या तो एफ पूछे, एक देगा। इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया है, फोकस दूरी यानी एफ दिया है, कितना मीटर, 15 मीटर। आर क्या है पूछा है, और यहाँ पर आपका उत्तल दर्पण है, इसलिए हमारी फोकस दूरी जो होगी आप जानते हैं दर्पण के पीछे होता है फोकस उत्तल दर्पण में, तो इसलिए पॉजिटिव लेंगे। तो एफ इज इक्वल टू आपको मालूम है आर बाई क्या होता है 2 होता है, यानी आर इज इक्वल लिखना है यहाँ से 2 एफ, 2 मल्टीप्लाई एफ की वैल्यू कितना 15, 15 दूना 30, या 30 मीटर मिल गया आपको। वक्रता क्या मिल गया आपको, वक्रता त्रिज्या मिल गई, यह पॉइंट। तो उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार आपको न्यूमेरिकल भी इस पर आधारित पूछता है। फार्मूला आपका हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी पूछेगा यह वक्रता त्रिज्या पूछे, फोकस दूरी को एक दिया है तो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 यूज करेंगे। केवल ध्यान देना रहेगा कि हमारा दर्पण कौन सा है, दर्पण के अकॉर्डिंग आप केवल चिन्ह पर ध्यान देंगे, चिन्ह आपको दर्पण के अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एवं अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं इस पॉइंट को आसानी से बेहतर तरीके से समझ सकें। आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।